यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही। मैं दीक्षा, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आज का हमारा पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से। इसके अंतर्गत जानेंगे कि 2014 में, 2015 में, 2016 में और इसके मेंस में भी किस तरीके के क्वेश्चन आए। जो 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनसे रिलेटेड, 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ उनसे रिलेटेड, सभी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक हुआ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो 2021 में पूछा गया था, जिसके अंतर्गत आता है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा कि 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की या एनजीटी की स्थापना हुई थी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? या देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन ए होगा। फिर आता है आपका कि हरित बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला आता है कि हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ऑप्शन बी आता है कि हरित क्रांति हरित बॉन्डों का सर्वप्रथम 2007 में यूरोपीय निवेश कोष ने जारी किया था। और ऑप्शन सी आता है कि हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है। और ऑप्शन डी आता है हरित बॉन्ड स्थिर बाजार प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो इसके अंतर्गत आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है और ये आगे के 3 विकल्प हैं वो सही हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी है कि सूर्य होता है। फिर आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है। इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होगा आपका कि सौर ऊर्जा होता है। और भी क्वेश्चन आते हैं जो पूछे गए थे कि रामसर सम्मेलन से संबंधित है। इसके अंतर्गत रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन डी आता है कि आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। तो इस तरीके के 2021 में पूछे गए थे। ये 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसके अंतर्गत ये पेपर है, तो उसके में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? वह सौर ऊर्जा आता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी जल प्रदूषण मापा जाता है, जिसके अंतर्गत आपका उत्तर था कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को लेकर यह नदी प्रदूषण मापा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉटस्पॉट को माना जाता है। तो पश्चिमी घाट को एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। इसमें क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट आपको दिए गए हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिवीजन कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम के होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आपके रिवीजन के बेसिस पे इसको शुरू किया गया। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? इसका स्रोत है तेल रिफाइनरी और इसके संदर्भ में है। अब आता है क्वेश्चन आपका, जिसमें सूची 1 और 2 की दी गई, जिसमें आपको सुमेलित बताना है, जिसमें भारतवर्ष में अधिनियम के नाम और इसके वर्ष दिए गए, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियम 1974। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आता है, क्योंकि इसमें चारों ही कूट एक दूसरे से मिले हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन रहा। अब आता है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा कि यह नॉर्वे से प्राप्त होता है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह जर्मन वॉच संगठन के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। तो इसके संदर्भ में 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 2014 से 2017 के बीच कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ये 2016 के प्री में आया हुआ था कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में से J.E. स्पेंसर एवं W.S. मोटम्स ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 11 में। इसमें क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। इसके अंतर्गत जो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एज़टेक, माया, मोइस्का, इंका, ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आता है, इसमें कथन और कारण दिए गए थे कि कथन कहता है कि जीवमंडल का एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है और कारण कहता है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता।
परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आपको कथन और कारण के संदर्भ में दिया गया था, तो इसमें आपका कथन तो सही है लेकिन आपका कारण गलत है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए जीव और वातावरण होगा। इसमें क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट ही दिए गए हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर लो और पैटर्न देख लो कि इस तरीके का पैटर्न है, उसी को फॉलो करके आप एग्जाम दें तो आपको काफ़ी मदद साबित होगी। इसमें आता है कि पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वह जैवमंडल है। अब आता है निम्नलिखित में से किस कार्य को पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने या वनोन्मूलन से यह पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। अब आता है जैविक व अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया कार्य करते हैं, यह इसका उत्तर होगा उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत आता है कि पहला कि स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा आता है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण स्तर के उत्पादन से होता है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही हैं, जो कि आपके आरओ में प्री 2017 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन आता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरित होने के पश्चात क्या होती है? घटती है। फिर आता है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के संदर्भ में। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? 2003 में चेन्नई तमिलनाडु में। अब जैव विविधता अधिनियम 2002 का जो उद्देश्य था कि 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण के अंतर्गत 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो यह मन्नार की खाड़ी आता है। अब आता है कि भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र स्थापित किए हैं, वह चेन्नई में, जो कि मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? वह ऑक्सीजन आती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फिर क्वेश्चन आता है आपका कि ऊपरी वायुमंडल के ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अब जो कि प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का अधिक विस्तार है? वह एशिया है। फिर आता है कि किस प्रकार के वनों में अधिकतम तापदत्ता पाई जाती है? वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, जो कि प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वन संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। वनों के वर्गीकरण के अंतर्गत संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष वन आते हैं, तो इसके अंतर्गत ये होगा। अब आता है कि भारत में कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो यह वालपराई तमिलनाडु का जो शहर है वह वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। अब इसमें टाइगर रिजर्व है जो कि डायरेक्ट ही सुमेलित किए गए हैं, जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में, कंचनजंगा या खांगचोंगजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। तो आपको डायरेक्ट ये टाइगर रिजर्व याद कर लेने हैं। फिर आता है जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसमें आता है सिमलीपाल उड़ीसा में, देहाग दिबाग अरुणाचल प्रदेश में, नौकरेक मेघालय में, शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं पक्षी विहार के बारे में, जिसमें समरसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में, नवाबगंज उन्नाव में, बखीरा संत कबीर नगर में, सांडी हरदोई में, ओखला गौतम बुद्ध नगर में, पार्वती आरंगना जयप्रकाश नगर गोंडा में स्थित है। अब आते हैं और भी राष्ट्रीय उद्यान। क्यांसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। ये पहले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उनको डायरेक्ट ही दे दिया गया है कि आप इसको सीधे ही याद कर लें। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गुगामल महाराष्ट्र में, इटांगनकी नागालैंड में, सिरोही मणिपुर में और गुईदी तमिलनाडु में स्थित है। अब आता है इसमें आपके स्थापना और वर्ष दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आती है कि जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में की गई, कान्हा की 1955 में, कांचीरंगा की 1974 में और साइलेंट वैली की 1984 में की गई। अब आता है कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? वह कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित यौगिक का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः कारक है ऊष्मीय प्रदूषण का। कौन सा जैव निम्नीकरण का है? रबर का। अब आता है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास से। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वह पर्यावरण सुरक्षा में। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में।
भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRCF की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? वह पटना है। तो ये मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पर, और इसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक को कवर किया गया। और भी इसी तरीके से और भी टॉपिक को कवर करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।